स्प्रिंग बोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम महासागरीय धाराएं जो हैं वो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए महासागरीय धाराएं होती क्या हैं और किस तरह से इन धाराओं की गति होती है, उन सब चीज़ों को हम समझेंगे। ओशनिक करंट्स जो हैं ये वास्तव में अगर हम महासागर में देखें बहुत अधिक मात्रा में जल होता है। ओशन में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है। अब जब बहुत ज़्यादा मात्रा में जल एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में बहना शुरू कर दे, एक तरह से दूर से यदि देखा जाए तो ऐसा लगे कि नदी जैसी बह रही है महासागर में, तो उस स्थिति में उसे कहते हैं महासागरीय धारा। तो कुल मिलाकर महासागरीय धारा या ओशनिक करंट कहा जाता है जब पानी या जल महासागर का बहुत अधिक मात्रा में एक ही दिशा में प्रवाहित होने लगे। When water starts flowing in large amount in one particular direction in the oceanic region, then it is called oceanic current. अब ये जो महासागरीय धारा है, ये धारा का हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है, मतलब महासागरीय जल जो है क्षैतिज रूप से गति करता है, जबकि जो हम ज्वार भाटा पढ़ते हैं या पढ़ेंगे टाइड्स, जो हम टाइड्स में जल का ऊर्ध्वाधर प्रवाह होता है या फिर ऊपर और नीचे होता है। वाटर लेवल अप और डाउन होगा टाइड्स के दौरान, अप डाउन। जबकि करंट्स जो होती है महासागरीय धाराएं, उनमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है वाटर का, एक स्थान से जल दूसरे स्थान तक जाता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो ओशनिक वाटर जो है, महासागरीय जल स्थिर नहीं है, स्थिर ना होने के बजाय उसमें क्षैतिज गति भी होती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होता है और अप एंड डाउन मूवमेंट भी होता है। और आज हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पढ़ रहे हैं महासागरीय धाराओं के अंतर्गत। अब देखिए, ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, जब महासागरीय जल बहुत अधिक मात्रा में, थोड़ा सा नहीं बहुत अधिक मात्रा में एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने लगे, तो उसे कहते हैं महासागरीय धारा। ओशनिक करंट कहा जाता है व्हेन वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन लार्ज अमाउंट। अब देखिए, ओशनिक करंट्स क्यों चलती है, क्यों गति करती है, उसके पीछे भी एक ऑब्जेक्टिव है, एक टारगेट है। तो देखिए, महासागरीय धाराओं का जो उद्देश्य है चलने का, वो क्या है। आपको पता है विषुवत रेखीय क्षेत्र जो है, इक्वेटर के आसपास वाला क्षेत्र, वहां सौरताप ज्यादा प्राप्त होता है, यहाँ सोलर एनर्जी जो है वो ज्यादा रिसीव होती है, इसीलिए ये जोन जो है, ये एरिया काफी ज्यादा गर्म है। इवन ट्रॉपिकल जोन जो है वो भी काफी गर्म है। ये गर्म क्षेत्र जो है, यहाँ बहुत अधिक हीट एनर्जी है या सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा यहाँ पे काफी ज्यादा है। सौर ऊर्जा से जो ऊष्मा प्राप्त होती है, हीट, वो यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ के ओशनिक रीजन में ज्यादा है। और इसी सोलर एनर्जी को, सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करने का कार्य किया जाता है किसके द्वारा? महासागरीय धाराओं द्वारा। यदि महासागरीय धाराएं यहाँ पे जो उच्च सौरताप के कारण जो ऊष्मा प्राप्त हो रही है, उसको अगर ध्रुवीय क्षेत्रों तक, पोल्स तक ट्रांसफर ना करें, तो क्या होगा, एक समय बाद ये एरिया तो काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा गर्म, और ये जो क्षेत्र है ये बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाएगा। इसीलिए पृथ्वी जो है एक संतुलन बनाने का प्रयास करती है, एक बैलेंस मेंटेन करने का प्रयास करती है, और उसी बैलेंस के अंतर्गत जहाँ पे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त हो रही है, ज्यादा हीट प्राप्त हो रही है, सोलर एनर्जी ज्यादा रिसीव हो रही है, वहां से कम सोलर एनर्जी वाला जो क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र में कम सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वहां ये ट्रांसफर किया जाता है ओशनिक वाटर। तो इस तरह से महासागरीय जल जो है वो जब जाता है विषुवत रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर, तो उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है, सौर ऊर्जा का स्थानांतरण करना, ट्रांसफर करना एनर्जी को। तो मुख्य उद्देश्य महासागरीय धारा का क्या है? संतुलन बनाना, ऊष्मा में ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा, उसको ध्रुवों तक स्थानांतरित करना, ट्रांसफर करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है ओशनिक करंट्स का। अब देखिए, महासागरीय धाराएं चलती कहां से कहां है। जैसे हम पवने ऑलरेडी कर चुके हैं, विंड्स चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, वैसे ही महासागरीय धाराएं जो हैं वो हमेशा चलती हैं उच्च जल स्तर से निम्न जल स्तर की ओर। मान लीजिए यहाँ पर ओशनिक वाटर का लेवल काफी ज्यादा हाई है, उसके पास एक क्षेत्र है जहां पर धीरे धीरे जल स्तर जो है वो कम हो जाता है, यहाँ पे और कम हो जाएगा मान लीजिए। तो जो ओशनिक वाटर है उसका वाटर लेवल जहां ज्यादा होता है, वहां से चलना शुरू करती है महासागरीय धाराएं। तो अगर आप यहाँ पे देखें इस डायग्राम को, तो इसमें आपको क्लियर हो रहा होगा कि महासागर के इस क्षेत्र में जल स्तर उच्च है, वाटर लेवल जो है वो काफी हाई है, वाटर लेवल हाई है, उच्च जल स्तर है। और इस उच्च जल स्तर वाले क्षेत्र से यहाँ जो निम्न जल स्तर है, यहाँ वाटर लेवल लो है, लो वाटर लेवल। तो ओशनिक करंट्स जो चलेंगी महासागरीय धाराएं, ये उच्च जल स्तर वाले क्षेत्र से चलेंगी निम्न जल स्तर वाले क्षेत्र की तरफ।
तो ये जो है ये चीज हमेशा फिक्स होती है। तो ओशनिक वाटर जो है वो मूव करता है हाई वाटर लेवल से लो वाटर लेवल की तरफ। अब ये वाटर लेवल जल स्तर उच्च होता कहाँ पर है? तो देखिए जल स्तर उच्च वहां पे होगा जहां पानी फैली हुई अवस्था में है, खुला हुआ है, उसकी डेंसिटी कम है और इस तरह से फैलाव जल जो है, जल का फैलाव जो है वो ज्यादा है या फिर जल की मात्रा ज्यादा है। तो वाटर लेवल उन्हीं क्षेत्रों में अधिक होता है जहां पे जल खुली खुली अवस्था में हो। खुली अवस्था में मतलब डेंसिटी घनत्व जो है वो जल का कम हो। डेंसिटी कम हो, डेंसिटी कम होने के साथ साथ जल जो है उसकी आपूर्ति, यहाँ पानी बहुत ज्यादा मात्रा में सप्लाई हो रहा हो किसी भी रीजन से, चाहे यहाँ पे नदी गिर रही हो, चाहे इस एरिया में बारिश ज्यादा हो रही हो, किसी भी कारण से अगर यहाँ पे वाटर की सप्लाई ज्यादा है तो वाटर लेवल ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। या फिर वाटर का नेचर कैसा है, अगर जल का घनत्व कम है तो कम घनत्व वाला जल भी खुला खुला रहता है, उसका जल स्तर भी उच्च होता है। तो इसीलिए वाटर लेवल हाई कहाँ होता है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो जल स्तर उन क्षेत्रों में उच्च होता है जहां जल की आपूर्ति अधिक होती है तथा महासागरीय जल का घनत्व कम होता है। कम घनत्व का मतलब वाटर लेवल हाई और अधिक घनत्व का मतलब वाटर लेवल लो। तो यहाँ जो कम वाटर लेवल है, कम जल स्तर है, यहाँ के जल का हो सकता है घनत्व जो है वो कम हो। तो इनका इनवर्स रिलेशनशिप है वाटर लेवल का और डेंसिटी का। तो ये है महासागरीय धाराओं के चलने का जो क्षेत्र है उच्च जल स्तर से निम्न जल स्तर की ओर। और जल स्तर उच्च कहाँ होता है वो भी आपने देख लिया। अब देखिए महासागरीय धाराएं जो हैं इनको बहुत से कारक उनके निर्माण में प्रभावी रहते हैं। जो ओशनिक करंट्स चलती हैं हमेशा हाई वाटर लेवल से लो वाटर लेवल की तरफ चलती हैं। अब हाई वाटर लेवल या उच्च जल स्तर कहाँ कहाँ होगा उसको बहुत से कारक प्रभावित करते हैं। इनफैक्ट महासागरीय धाराओं की जो दिशा होती है, डायरेक्शन, उसको भी बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं। तो अभी हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ओशनिक करंट्स के फॉर्मेशन, उनकी डायरेक्शन, इन सब चीजों को प्रभावित करते हैं। और इन फैक्टर्स को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि वो पार्ट्स क्या क्या हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहला भाग दिख रहा है पृथ्वी से संबंधित कारक, अर्थ रिलेटेड फैक्टर। ये सबसे पहले हम करेंगे। उसके अलावा कौन से फैक्टर्स हैं तो वो देखिए। सबसे पहले कारक जो हम देख रहे हैं वो तो है अर्थ रिलेटेड फैक्टर्स, पृथ्वी से संबंधित कारक। दूसरे जो कारक हैं वो है ओशनिक वाटर रिलेटेड फैक्टर्स, महासागरीय जल से संबंधित कारक। तीसरे कारक जो हम पढ़ेंगे वो है एटमॉस्फेयर रिलेटेड फैक्टर्स, मतलब वायुमंडल से संबंधित कारक, वायुमंडल से संबंधित कारक। और चौथे कारक जो है वो कारक पढ़ेंगे हम जो महासागरीय धाराओं में परिवर्तन लेकर आते हैं, उनमें चेंज लेकर आते हैं। तो इन चार पार्ट्स में हमने डिवाइड किए हैं डिफरेंट फैक्टर्स को, कारकों को। सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है पृथ्वी से संबंधित कारक। अब पृथ्वी से संबंधित कारक में क्या क्या चीजें हैं वो देखिए। पृथ्वी से संबंधित कारक में सबसे पहला कारक है पृथ्वी का परिभ्रमण, रोटेशन। दूसरा कारक है पृथ्वी का कोरियोलिस बल जो पृथ्वी पे लगता है और तीसरा कारक है गुरुत्वाकर्षण बल। इन तीनों का अपना अपना प्रभाव पड़ता है महासागरीय धारा पर। सबसे पहले रोटेशन देखते हैं कि रोटेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए आपको पता है अर्थ जो है ये रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ। और सबसे ज्यादा रोटेशन की जो स्पीड है वो कहाँ होती है? 0 डिग्री पर, इक्वेटर पर। इसी वजह से विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो महासागरीय भाग है, यहाँ जो ओशनिक वाटर है वो बहुत तेजी से जिस दिशा में पृथ्वी जा रही है, घूम रही है, उसी दिशा में फ्लो होता है। मतलब इक्वेटोरियल रीजन में, विषुवत रेखीय क्षेत्र में महासागरीय जल का प्रवाह होता है पश्चिम से पूर्व की ओर। इक्वेटर पर ओशनिक करंट चलती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। और इक्वेटर के थोड़ा सा ऊपर और नीचे जहाँ पे ट्रॉपिकल जोन शुरू होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो जल है वो यहाँ के तेज जल की गति को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ की है? इक्वेटोरियल रीजन की। इसीलिए विषुवत रेखीय क्षेत्र का जल तो तेजी से प्रवाहित होता है पश्चिम से पूर्व की ओर और अर्थ की डायरेक्शन में ही मूव करता है। पर इक्वेटर के ऊपर और नीचे वाला जो जल है वो पीछे छूट जाता है, वो इस इक्वेटर वाले जल की तुलना में कम स्पीड वाला जल है, इसीलिए वो फ्लो को फॉलो नहीं
नहीं कर पाता, जो प्रवाह हो रहा है उसको फॉलो नहीं कर पाता। इसी वजह से विषुवत रेखा के ऊपर और नीचे ट्रॉपिकल जोन्स जो है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, वहां विपरीत दिशा में धाराएं चलती हैं, क्योंकि वो धाराएं विषुवत रेखीय धारा से पीछे छूट जाती हैं, इसलिए फाइनली वो प्रभाव में आ जाती है पूर्वा पवनों के और बहने लग जाती ईस्ट से वेस्ट की तरफ। और पवनों का जो प्रभाव है वो हम आगे जब धारा करेंगे डिटेल में तब हम देखेंगे। तो ये विषुवत रेखा के उत्तर में और दक्षिण में जो महासागरीय धारा है उसका प्रवाह विपरीत दिशा में होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। इक्वेटर पे धारा चल रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, क्योंकि स्पीड सबसे ज्यादा है रोटेशन की। अब इन धाराओं को क्या कहते हैं, वैसे डिटेल तो हम बाद में पढ़ेंगे, शॉर्ट में यहाँ आपको बता देती हूँ मैं। इक्वेटर पर विषुवत रेखा पर जो धारा चल रही है उसको कहते हैं सीईसी। सीईसी का मतलब है काउंटर इक्वेटोरियल करंट, प्रति विषुवत रेखीय धारा। इसके उत्तर में जो चल रही है उसको कहते हैं एनईसी, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। इसके दक्षिण में जो चल रही है वो है साउथ इक्वेटोरियल करंट। तो कुल मिलाकर परिभ्रमण का, रोटेशन का प्रभाव क्या होता है, रोटेशन की वजह से कुछ क्षेत्रों में, कुछ महासागरीय क्षेत्रों में जो धारा है उसका प्रवाह परिभ्रमण की दिशा में ही होने लगता है, अर्थ की रोटेशन की डायरेक्शन में ही होने लगता है, और उसके ऊपर और नीचे वाला जो स्थान है वहां का जल पीछे छूटने के कारण विपरीत दिशा में गति करने लगता है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट जो कारक है वो। अब जो दूसरा कारक है कोरियोलिस फोर्स, इसको समझते हैं। तो देखिए कोरियोलिस फोर्स जो है ये भी आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल लगता है दाईं ओर, राइट साइड में, और दक्षिणी गोलार्ध में, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उत्तरी गोलार्ध में लगेगा राइट साइड में, और दक्षिणी गोलार्ध में जो लगेगा कोरियोलिस बल वो लेफ्ट साइड में लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भी ओशनिक करंट होंगी वो धारा अपने राइट साइड में, जहां पे भी वो करंट जाएगी वो अपने राइट साइड में टर्न हो जाएगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड में टर्न हो जाएगी। अब जैसा कि हमने महासागरीय धाराओं का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य पढ़ा है, महासागरीय धाराओं का उद्देश्य है विषुवत रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवों की तरफ जो सौर ऊर्जा है उसको स्थानांतरित करना। तो इक्वेटोरियल रीजन से या इसके आसपास वाले गर्म क्षेत्रों से गर्म पानी, गर्म जल गति करता है किसकी तरफ, पोल्स की तरफ, ध्रुवों की तरफ, और ध्रुवों से ठंडा जल जो है वो वापस आता है विषुवत रेखा की तरफ, फिर गर्म होकर ऊपर चला जाता है। तो ये कंटिन्यूस फ्लो होता रहता है। तो उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब ये धारा चलती है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, जब इक्वेटर से पोल्स की तरफ ओशनिक करंट चलती है, तो वो ओशनिक करंट जो है वो अपने राइट साइड में टर्न हो जाती है। सपोज इक्वेटर से चल रही है पोल्स की तरफ, अब वो आगे जाकर अपने राइट साइड में टर्न होगी, तो वो राइट साइड में टर्न हो जाती है, और फिर ओशनिक करंट जो नीचे आ रही है वो भी अपने राइट साइड में टर्न होगी। तो कुल मिलाकर जो फ्लो होता है महासागरीय धाराओं का वो इस तरह से होता है। अगर आप इसको देखें तो ये काउंटर क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, अगर मोशन को आप देखें तो ये घड़ी की दिशा में गति हो रही है महासागरीय जल की। तो कुल मिलाकर उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण महासागरीय धारा जो है वो अपने दाईं ओर मुड़ती है, और दाईं ओर मुड़ने के कारण जो परिसंचरण होता है, सर्कुलेशन जो होता है ओशनिक वाटर का, वो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब घड़ी की दिशा में। इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में जो होगा ये सर्कुलेशन, ये लेफ्ट साइड में टर्न होगी ओशनिक करंट, और जब धारा इक्वेटर से जा रही है पोल्स की तरफ तो लेफ्ट साइड में टर्न होगी। लेफ्ट साइड में टर्न होगी तो उसका जो सर्कुलेशन है वो कुछ इस तरह से होगा, और ये सर्कुलेशन का अगर आप डायरेक्शन देखें तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप इसको बोल सकते हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो कोरियोलिस बल का प्रभाव क्या होता है, कोरियोलिस बल का प्रभाव महासागरीय धाराओं की दिशा पे लगता है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय धाराओं का चक्रण घड़ी की दिशा में होता है, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में होता है। कोरियोलिस फोर्स हैज an influence on the direction of oceanic current, and in northern hemisphere oceanic currents turn towards their right, making the oceanic circulation clockwise, and in southern hemisphere oceanic current turn towards their left, making the oceanic circulation anti-clockwise। तो ये आपका प्रभाव है कोरियोलिस बल का। अब गुरुत्वाकर्षण बल का क्या प्रभाव है वो भी देख लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आपको याद हो तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा कहाँ लगता है,
आपको ध्यान होगा सबसे ज्यादा ध्रुवों पर लगता है, पोल्स पर। ध्रुवों पर सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल, मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स पोल्स पे होता है, और मिनिमम ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो कहाँ होगा? विषुवत रेखीय क्षेत्र में। तो जहां ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा वहां जो महासागर का जल है वो नीचे की तरफ, पृथ्वी की तरफ ज्यादा खींचेगा। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जहां ज्यादा है वहां वाटर लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स पानी को नीचे सतह की तरफ खींचेगा। इसी वजह से इक्वेटोरियल रीजन जो होते हैं वहां पर सबसे कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की वजह से यहाँ इक्वेटोरियल रीजन में पानी खुला खुला रहता है, क्योंकि नीचे से खींचने वाली फोर्स कम है। तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में इक्वेटोरियल रीजन में वाटर लेवल हाई होता है और पोलर रीजन में वाटर लेवल लो होता है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लग रहा है, पानी को नीचे ज्यादा खींचा जा रहा है, इसलिए पानी का जल स्तर कम हो गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पोलर रीजन पे सर्वाधिक होने के कारण यहाँ पोल्स पे वाटर लेवल जो है वो कम होता है, जल स्तर कम होगा। और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कम लग रहा है, इसलिए जल स्तर ज्यादा होगा या उच्च होगा, जल स्तर उच्च। तो इस तरह से पृथ्वी से संबंधित ये कारक जो हैं ये प्रभावित करते हैं महासागरीय धारा को, और महासागरीय धारा जो है वो हमेशा चलती है उच्च जल स्तर से निम्न जल स्तर की तरफ। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी इक्वेटर पे वाटर लेवल ज्यादा है, और पोल रीजन जो है, पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र, वहां पे जल स्तर कम है। तो जाएगा जल कहाँ से? इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएगा। तो इस तरह से ये 3 कारक हैं पृथ्वी से संबंधित जो प्रभावित करते हैं महासागरीय धारा को। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे महासागर से संबंधित कारक। वास्तव में ये महासागरीय जल से संबंधित कारक है। महासागरीय जल या ओशनिक वाटर जो है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, भौतिक गुण, वो भी महासागरीय धारा को प्रभावित करते हैं। भौतिक गुणों में तापमान, लवणीयता या लवणता और घनत्व, ये 3 कारक प्रभावित करते हैं। अब ये कैसे प्रभावित करते हैं वो देखिए। इसमें अगर हम तापमान सबसे पहले देखें तो तापमान के लिए अब मैं टर्म यूज करने वाली हूँ, मैं पूरा टेम्परेचर या तापमान नहीं लिखूंगी, मैं टी यूज करूंगी। और ये जो तापमान है ये जल स्तर को प्रभावित करता है, और जल स्तर जो है उसको इंग्लिश में कहते हैं वाटर लेवल, वाटर लेवल। और अब इस वाटर लेवल को या जल स्तर को भी बार बार मैं पूरा कंप्लीट नहीं लिखूंगी, मैं WL लिखूंगी। WL मतलब वाटर लेवल। अब देखिए, तापमान की सबसे पहले यदि बात करें, जिन क्षेत्रों में तापमान उच्च होता है, मतलब टेम्परेचर हाई होता है, ज्यादा होता है तापमान, गर्मी ज्यादा होती है, उन क्षेत्रों में क्या होगा? गर्म हो जाएगा जल। और महासागरीय जल जब गर्म होता है तो गर्म जल खुलता है, फैलता है, जल में प्रसार होता है। जब वो गर्म होगा तो वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वाटर फैल रहा है, खुल रहा है। तो जहां पे भी तापमान अधिक होता है महासागरीय जल का, वहां पे वाटर लेवल जो है वो भी अधिक होगा, क्योंकि गर्म होने पर महासागरीय जल का प्रसार होता है, या वो फैलता है या उठता है, या वाटर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इसीलिए जिन क्षेत्रों में तापमान उच्च है वहां पर जल स्तर भी अक्सर उच्च पाया जाता है। जैसा कि आपको पता है, कहाँ पे तापमान अधिक देखने को मिलता है पृथ्वी पर? विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, इक्वेटर में। और इसीलिए इक्वेटोरियल रीजन में, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अक्सर हमें जल स्तर भी उच्च देखने को मिलता है। अब जिन क्षेत्रों में तापमान कम होता है, टेम्परेचर कम होगा, अगर कहीं पर ठंडा है पानी, कोल्ड वाटर है, तो ठंडा जल जो है वो सिकुड़ जाता है या कंप्रेस हो जाता है, ठंडा जल खुलता नहीं। इसीलिए ठंडे जल का जो जल स्तर है, वाटर लेवल, वो कम होता है। तो टेम्परेचर अगर लो होगा तो वाटर लेवल जो है वो भी लो होगा, वाटर लेवल भी लो होगा। तो इस तरह से वाटर लेवल पर, जल स्तर पर प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर की वजह से। और इसी वजह से पोलर रीजन में जहां ठंडा पानी होता है वहां अक्सर जल स्तर थोड़ा कम पाया जाता है। तो ये तो हो गई वाटर लेवल की बात टेम्परेचर के बेसिस पर। अब हम तापमान देख चुके हैं, अब लवणीयता देखते हैं या लवणता देखते हैं। तो देखिए, लवणीयता या लवणता को इंग्लिश में सलिनिटी कहते हैं। सलिनिटी के लिए अब मैं S यूज करने वाली हूँ, पूरा सलिनिटी या लवणीयता नहीं लिखूंगी। जल स्तर के लिए तो वही वाटर लेवल यूज करेंगे। अब देखिए, जिन क्षेत्रों में सलिनिटी ज्यादा होती है, लवणीयता ज्यादा होती है, लवणीयता ज्यादा होने का मतलब है
कि पानी जो है, ये वाटर जो है, उसमें काफी सारे सॉल्ट क्रिस्टल्स हैं, लवण तत्व जो है वो काफी ज्यादा है। और जब लवण ज्यादा होते हैं, ये सॉल्ट क्रिस्टल्स ज्यादा होंगे, तो लवण पदार्थ तत्व ज्यादा होने की वजह से ये क्या करते हैं, वाटर को बाइंड कर लेते हैं अपने पास। और जहां पे भी वाटर लेवल जो है, जहां पे भी सैलिनिटी ज्यादा होती है, वो सॉल्ट कंटेंट जो है वो पानी को ज्यादा ऊपर उठने नहीं देता। और इसी वजह से जहां आपको लवणीयता ज्यादा मिलेगी, वहां पे आपको जल स्तर सामान्यतः कम मिलता है, क्योंकि वहां पे वाटर कम है, वाटर की तुलना में सैलिनिटी, सॉल्ट कंटेंट जो है वो ज्यादा है, और सॉल्ट जो है क्रिस्टल्स वो वाटर को होल्ड करके रख रहे हैं, वाटर को ज्यादा एक्सपैंड नहीं होने दे रहे, प्रसारित नहीं होने दे रहे, इसीलिए जल स्तर कम होगा। और सैलिनिटी ज्यादा होने पर जो वाटर लेवल का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। लवणीयता जब भी बढ़ती है तब जल स्तर कम हो जाता है। इसी तरह से जिन क्षेत्रों में लवणीयता कम है वहां सॉल्ट कंटेंट कम है, और अगर सॉल्ट कंटेंट कम होगा तो पानी जो है वो खुली खुली अवस्था में होगा। मान लीजिए बहुत कम है लवण तत्व, क्रिस्टल सॉल्ट के बहुत कम है, तो पानी जो है वो कुछ क्रिस्टल से इतना प्रभावित नहीं होगा, खुला खुला रहेगा। जल के घनत्व पर, घनत्व क्या, सैलिनिटी के प्रभाव के कारण जल के लेवल पर, वाटर लेवल पर ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। तो जिन क्षेत्रों में लवणीयता ज्यादा होती है वहां वाटर लेवल अक्सर कम देखने को मिलता है, और जिन क्षेत्रों में लवणीयता कम होती है वहां जल स्तर अक्सर उच्च देखने को मिलता है। तो सैलिनिटी कम है तो वाटर लेवल जो है वो हाई होगा, जल स्तर उच्च होगा। तो ये संबंध है लवणीयता का और जल स्तर का। और जल स्तर क्या निर्धारित करता है कि धाराएं कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में चलेगी, उच्च जल स्तर से चलेंगी, निम्न जल स्तर से। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, अर्थात कम लवणीयता वाले क्षेत्र से महासागरीय धाराएं चलेंगी अधिक लवणीयता वाले क्षेत्र की तरफ। Therefore, oceanic water moves from low salinity regions towards high salinity region, क्योंकि जहां पे लो होती है सैलिनिटी, लवणीयता कम होती है, वहां जल स्तर उच्च होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं घनत्व की। घनत्व जिसे इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं। अब इस डेंसिटी के लिए हम डी यूज करेंगे और वाटर लेवल के लिए वही WL। तो अब देखिए डेंसिटी किस तरह से प्रभावित होती है। डेंसिटी जो है ये वास्तव में सैलिनिटी और तापमान दोनों पर निर्भर करती है। घनत्व उन क्षेत्रों में ज्यादा होता है जहां महासागरीय जल की लवणीयता ज्यादा होती है। सैलिनिटी जब ज्यादा होगी, सॉल्ट कंटेंट जब ज्यादा होगा पानी में, तो जल का घनत्व भी ज्यादा होगा। घनत्व का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब जल के एक पर्टिकुलर आयतन में कितना भार है, कितना उसमें मास जो है वो है, द्रव्यमान कितना है। और ये द्रव्यमान जो है ये लवण तत्वों की वजह से प्रभावित होता है। तो जब सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है किसी पानी में, तो वो पानी जो है उसका घनत्व भी ज्यादा होता है। मतलब सॉल्ट क्रिस्टल्स अगर ज्यादा है, सपोज वाटर में बहुत ज्यादा है, तो उस वाटर की डेंसिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम जो है वाटर की मात्रा बहुत ज्यादा, वाटर की जो प्रेजेंस है, मास, वो काफी ज्यादा हो जाएगा। और मास कौन बढ़ा रहा है, द्रव्यमान कौन बढ़ा रहा है जल का, ये लवण तत्व बढ़ा रहे हैं, ये सॉल्ट क्रिस्टल जो है ये मास बढ़ा देते हैं। तो डेंसिटी जो है वो निर्भर करती है लवणीयता पर, और लवणीयता अधिक होगी तो डेंसिटी, घनत्व भी अधिक होगा। और आपको पता है लवणीयता का संबंध वाटर लेवल से, जल स्तर से विपरीत है, मतलब अलग है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। जहां पे सैलिनिटी ज्यादा होती है वहां अक्सर वाटर लेवल क्या होता है, कम होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। तो लवणीयता जिन क्षेत्रों में ज्यादा है वहां जल स्तर कम है, और जहां लवणीयता ज्यादा है वहां घनत्व भी ज्यादा है। तो डेंसिटी जो है वो सैलिनिटी से प्रभावित होती है। जैसे ही लवणीयता बढ़ती है वैसे ही जल का घनत्व भी बढ़ जाता है, और घनत्व और लवणीयता बढ़ने पर जल स्तर कम हो जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब घनत्व केवल लवणीयता पर ही निर्भर नहीं करता, डेंसिटी को तापमान भी प्रभावित करता है। जैसे अगर जल गर्म हुआ तो गर्म होकर जल जो है वो फैल जाएगा। तो अगर आप प्रति इकाई, पर यूनिट वॉल्यूम में वाटर का मास देखेंगे तो वो कम हो जाएगा, क्योंकि पानी फैल जाएगा। और अगर पानी ठंडा है तो ठंडा पानी क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है।
और कंप्रेस होने से, सिकुड़ने से क्या हमें देखने को मिलेगा कि पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति इकाई जो जल का द्रव्यमान है, मास, वो ज्यादा हो जाएगा। तो तापमान का और घनत्व का भी संबंध है, टेम्परेचर और डेंसिटी ये संबंधित है। अब कैसे संबंधित है, इनका क्या रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। जैसे टेम्परेचर जहां पे ज्यादा होगा वहां जल का घनत्व कम होगा, क्योंकि जब तापमान बढ़ता है तो पानी खुला खुला हो जाता है, और इसी वजह से डेंसिटी, प्रति इकाई जो द्रव्यमान की मात्रा है वो कम हो जाती है, इसीलिए घनत्व कम हो जाता है। और आपको पता है तापमान जब बढ़ेगा, घनत्व जब कम होगा, तब जल स्तर क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, वाटर लेवल हाई हो जाएगा। तो इस तरह से टेम्परेचर भी डेंसिटी को प्रभावित करता है। इसका विपरीत हम देख सकते हैं, जहां तापमान कम होगा, तापमान कहीं अगर कम है तो वहां का घनत्व बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, और डेंसिटी बढ़ेगी तो वाटर लेवल जो है ये कम हो जाएगा। तो ये संबंध है तापमान, घनत्व, लवणीयता, इन सब का आपस में। वापस से देख लेते हैं, जिन क्षेत्रों में तापमान उच्च होता है वहां अक्सर जल स्तर भी उच्च पाया जाता है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर जल जो है वो खुल जाता है, प्रसारित हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है वाटर। और तापमान जहाँ पे कम है, जहाँ ठंडा पानी है, ठंडा पानी सिकुड़ जाता है, कंप्रेस हो जाता है, इसीलिए वाटर लेवल जो है वो कम हो जाता है। और लवणीयता, सलिनिटी की अगर बात करें, जहाँ सब सलिनिटी या लवणीयता बढ़ती है वहां जल स्तर कम हो जाता है। दोनों का रिवर्स, इनवर्स रिलेशन है। और सलिनिटी कहीं पे कम है तो जल स्तर उच्च हो जाएगा। और इसी तरह से घनत्व और लवणीयता का सीधा संबंध है। घनत्व जहां, वहां पे अधिक होता है जहां लवणीयता अधिक होती है, और लवणीयता और घनत्व, डेंसिटी और सलिनिटी जहां ज्यादा होगी वहां वाटर लेवल रिड्यूस हो जाता है। टेम्परेचर का रिलेशन है डेंसिटी के साथ, इनवर्स रिलेशनशिप है, जिसमें तापमान बढ़ने पर घनत्व कम होता है, और तापमान बढ़ने पर, घनत्व कम होने पर जल स्तर जो है वो उच्च हो जाता है, और तापमान कम होने पर घनत्व बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है, और जल स्तर जो है वो कम हो जाता है। तो ये महासागरीय जल से संबंधित कारक है। और हमेशा कम घनत्व, कम लवणीयता वाले क्षेत्रों से जल, महासागरीय जल जो है वो उच्च लवणीयता और उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों की तरफ जाता है। जैसा कि आपको वाटर लेवल से पता चल रहा है, जहां जहां आपको वाटर लेवल हाई दिख रहा है वहां से पानी चलेगा कम वाटर लेवल की तरफ। ये चीज क्लियर होगी, आई होप हो गई होगी आपको। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। ये हमने महासागरीय जल से संबंधित कारक किए। अब हम डिस्कस करते हैं वायुमंडल से संबंधित कारक। अब एटमॉस्फेयर रिलेटेड फैक्टर्स को यदि हम देखें तो वायुमंडल के ये 4 प्रमुख कारक प्रभावित करते हैं महासागरीय धाराओं को। एक तो वायु दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पवने, वाष्पीकरण और वर्षा। सबसे पहले हम प्रेशर की बात करते हैं, वायुमंडलीय दाब या वायु दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए, जिन क्षेत्रों में दाब ज्यादा होता है, जिन क्षेत्रों में दाब ज्यादा होगा वहां क्या होगा, मान लीजिए ये जल है, पानी है, और इस पानी के ऊपर, इस जल के ऊपर जो वायु है, वायुमंडल है, उसका दाब बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है। तो ऊपर से जब वायुमंडल का दाब जल के ऊपर ज्यादा लगेगा तो वो जल को दबाएगा और जल स्तर को कम कर देगा। तो इसीलिए जहां पर दाब ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, वहां जल स्तर जो है, वाटर लेवल, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दाब ज्यादा, जल स्तर कम, जल स्तर कम, क्योंकि ऊपर से वायु दबा रही है इस पानी को, इसको नीचे की तरफ धकेल रही है, इसलिए इसका जल स्तर कम हो जाएगा। इसी तरह से जिन क्षेत्रों में दाब कम है, प्रेशर कम है, वहां पे जल स्तर क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, जल स्तर उच्च होगा, वाटर लेवल हाई होगा। तो प्रेशर डिक्रीज होने पर वाटर लेवल बढ़ जाता है, और प्रेशर इंक्रीज होने पर वाटर लेवल कम हो जाता है। ये ऑब्वियस सा रीजन है जो आपको समझ में आ रहा होगा। वायुमंडलीय दाब की बात हो रही है यहाँ पर। पहले कारक के बाद अब पवनों की अगर बात करें, विंड्स, तो पवने जो है ये दिशा को प्रभावित करती हैं महासागरीय धाराओं की। विंड्स, पवने डायरेक्शन चेंज करती हैं ओशनिक करंट्स की, या डायरेक्शन को प्रभावित करती हैं। जैसे जहां पे भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ट्रॉपिकल जोन,
ट्रॉपिकल जोन में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चलती है पूर्वा पवनें, ईस्टर्लीज, और ईस्टर्लीज जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं। इसीलिए जो पूर्वा पवनों का क्षेत्र है वहां महासागरीय धाराओं का प्रवाह होता है पूर्व से पश्चिम की ओर। इसी तरह से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है टेम्परेट रीजन्स, वहां टेम्परेट रीजन्स में चलती है पछुआ पवनें, और पछुआ पवनों की वजह से वेस्टर्लीज के कारण उन क्षेत्रों में जो धाराएं चलती हैं वो चलती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जिस जोन में ओशनिक करंट्स हैं उस जोन में जो भी प्रिवेलिंग विंड्स हैं वो उसकी डायरेक्शन को डिसाइड करती हैं। जिस भी क्षेत्र में महासागरीय धाराएं चलती हैं उस क्षेत्र में जो प्रचलित पवनें होती हैं वो महासागरीय धारा की दिशा का निर्धारण करती हैं। तो दिशा पर प्रभाव होता है इन पवनों का। वाष्पीकरण की अगर बात करें, इवेपोरेशन, तो देखिए मान लीजिए ये जल है, ये जल वाष्पीकृत अगर हो जाए तो बहुत अधिक मात्रा में यदि वाष्पीकरण होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, तो ये वाटर जो है ये वाटर वेपर बनके एयर में मर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर और एयर में चला जाएगा तो यहाँ जो पानी है, जल है, उसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये मात्रा कम हो गई क्योंकि जल जो है वो जलवाष्प बन के उड़ गया। तो जिन क्षेत्रों में भी वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा इवेपोरेशन होता है, तो इवेपोरेशन ज्यादा होने पर जल स्तर कम हो जाता है, वाटर लेवल कम हो जाता है, क्योंकि वाष्पीकरण के कारण जल वाष्प बन के उड़ गया है, इसीलिए जल की मात्रा कम हो गई। तो इसका विपरीत अगर हम देखें, जहां वाष्पीकरण कम होगा वहां जल स्तर जो है वो उच्च हो जाएगा। तो जहां कम वाष्पीकरण होगा वहां पानी का लॉस, वाटर का लॉस कम होगा, जितना जल था वो महासागर में रहेगा, वाष्प बन के उड़ नहीं जाएगा, वेपर बन के जो है वो एयर में नहीं मर्ज हो जाएगा। इसीलिए जहां इवेपोरेशन कम होती है वहां जनरली वाटर लेवल हाई होता है। अब देखिए वर्षा की यदि बात करें, रेनफॉल, तो वर्षा जिन क्षेत्रों में ज्यादा होगी, सपोज इस क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में वर्षा ज्यादा हो रही है, तो ज्यादा वर्षा होगी तो जल की मात्रा जो है महासागर में वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और जहां ज्यादा बारिश होती है वहां ऑब्वियसली जल स्तर जो है वो उच्च हो जाता है, क्योंकि वर्षा के कारण जल की आपूर्ति, वाटर की सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए अगर रेनफॉल किसी क्षेत्र में ज्यादा है, अधिक वर्षा है, तो जल स्तर उच्च हो जाएगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि वाटर की सप्लाई बढ़ा देती है रेन। और जहां वर्षा कम होती है, रेनफॉल कम है, वहां वाटर लेवल कम हो जाएगा। तो ये ऑब्वियस रीजंस, तो ये 4 वायुमंडल या एटमॉस्फेयर से रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो ओशनिक करंट्स को प्रभावित करते हैं। अब आगे कुछ और चीज डिस्कस करें उससे पहले, ये जो भी फैक्टर्स हमने पढ़े हैं ये अकेले काम नहीं करते हैं, नेचर में ये सब एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो इसीलिए किसी भी एक फैक्टर की बात करना पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ हम इंडिविजुअल इफेक्ट देख रहे हैं, उसका हर एक कारक का अकेले का जो प्रभाव होता है उसी को हम मेनली डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। जबकि अगर हम नेचर में देखें तो ये सब जो फैक्टर्स हैं एक साथ काम करते हैं, उसकी वजह से देखिए क्या होता है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो आपको क्लियर होगा। अब अगर वो क्लियर है तो थोड़ा सा और डीपली सोचिए। विषुवत रेखीय क्षेत्र जहां पर तापमान उच्च होता है, टेम्परेचर हाई होता है, मैंने बताया जहां तापमान उच्च होता है वहां अक्सर जल स्तर जो है सामान्यतः उच्च होता है। पर यह भी सत्य है कि जहां तापमान उच्च होगा, टेम्परेचर हाई होगा, वहां वाष्पीकरण की मात्रा भी बढ़ जाएगी, इवेपोरेशन बढ़ेगा ना जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा वाले क्षेत्र में, उच्च तापमान वाले क्षेत्र में वाष्पीकरण बढ़ेगा तो मैंने आपको बताया है कि वाष्पीकरण जहां बढ़ता है वहां जल स्तर कुछ समय के लिए कम हो जाता है, क्योंकि वाष्प बन के उड़ गया है जल। अब जिन क्षेत्रों में वाष्पीकरण ज्यादा होता है, इवेपोरेशन ज्यादा होता है, वहीं पे तो जल वाष्प बन के जाएगा और ऊपर जाकर बादल बनाएगा, और बादल आगे चलकर क्या करेंगे, वर्षा करेंगे। तो जिन क्षेत्रों में वाष्पीकरण होता है सामान्यतः वहां बादल निर्माण और वर्षा की स्थिति भी बनती है, और जहां वर्षा होती है वहां वाटर लेवल बढ़ जाता है। तो कोई भी फैक्टर अकेला काम नहीं कर रहा, हमने उसके अकेले के प्रभाव देखे हैं कि हाँ, तापमान बढ़ने पर सबसे पहला प्रभाव क्या होता है, जल स्तर बढ़ता है।
वाष्पीकरण होने पर सबसे पहला प्रभाव क्या होता है, एक बार तो वाटर लेवल कम हो जाता है, वर्षा होने पर क्या होता है, वाटर लेवल बढ़ जाता है, जबकि ये सब फैक्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं। तापमान प्रभावित करता है वाष्पीकरण को, वाष्पीकरण प्रभावित करता है वर्षा को। इस तरह से नेचर में सब कुछ आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम जो फैक्टर्स पढ़ रहे हैं वो इंडिविजुअल इफेक्ट्स देख रहे हैं, नेचर में बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम नेक्स्ट जो कारक है उनको देखते हैं। अभी तक तो हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स ओशनिक करंट्स के फॉर्मेशन को प्रभावित करते हैं, निर्माण को। निर्माण कहाँ से होगा, उच्च जल स्तर वाले क्षेत्रों से महासागरीय धाराएं चलना शुरू करती है निम्न जल स्तर की तरफ। अब जो चल रही हैं वो तो हमें समझ में आ गया कि किसकी वजह से चल रही है, घनत्व, लवणीयता, तापमान और परिभ्रमण आदि, इन सब के प्रभाव की वजह से चल रही है। जो ऑलरेडी ओशनिक करंट्स हैं उनकी दिशा में परिवर्तन कोई कर सकता है क्या, या फिर उनकी किसी भी चीज को अगर चेंज करने वाले कोई फैक्टर्स हैं तो वो कौन से हैं। चेंज करने वाले फैक्टर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या दो हैं प्रमुख। एक तो है महाद्वीपीय तट या तटरेखा या जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ कोस्टलाइन, मतलब नेचर ऑफ कोस्टलाइन। जैसे मान लीजिए ये एक कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से इक्वेटर गुजरता है 0 डिग्री, और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में, इक्वेटर वाले क्षेत्र में एक ओशनिक करंट चलती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और उसके उत्तर और दक्षिण में महासागरीय धारा जो चलती है ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती। ये जो दो धाराएं हैं ये हम देख चुके, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो जब भी किसी ओशनिक करंट के मार्ग में कोई स्थलीय भाग या तटरेखा आती है तो उस तटरेखा से टकराकर वो धारा जो है उस तट के समानांतर चलने लगती है, पैरेलल चलने लग जाती है। तो जहां पे भी तट होगा, तटवर्ती क्षेत्र आ जाएगा मार्ग में धारा के, तो धारा उससे टकराने के बाद उस तट के किनारे पर चलने लगेगी। इसलिए जितने भी कॉन्टिनेंट्स आप वर्ल्ड में देखेंगे उन कॉन्टिनेंट्स के किनारों किनारों पर आपको बहुत सारी धाराएं दिखेंगी, किनारों किनारों पर बहुत सारी धाराएं, और उनके किनारों पर तटरेखा के पास धाराएं इसी वजह से, क्योंकि लैंडमास से टकराते ही वो करंट्स उसके समानांतर पैरेलल चलने लगती है। तो एक तो ये प्रभाव हुआ महासागरीय तटरेखा का। दूसरा, एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम तटरेखा का प्रभाव देखते हैं। देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है, सपोज ये उत्तरी अमेरिका है, और नॉर्थ अमेरिका का ये वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी भाग है, वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी तट। और यहाँ एक ओशनिक करंट आती है नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट नाम की, जिसे हम NPD लिख सकते हैं शॉर्ट में, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, उत्तरी प्रशांत प्रवाह। जैसे ही उत्तरी प्रशांत प्रवाह नामक धारा आती है और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट से टकराती है, इस तट से टकराते ही ये धारा दो भागों में बंटती है, और दो भागों में बंटने के बाद जो इसकी उप शाखाएं बनती हैं, इसकी जो सब ब्रांचेस बनती हैं, वो इस तटरेखा के समानांतर चलने लगती हैं। तो सामान्यतः महासागरीय धाराएं जो हैं वो तटरेखा से कई बार टकराती हैं, और तटरेखा से या कोस्ट लाइन से टकराने के बाद वो धाराएं जो हैं दो भागों में विभाजित हो जाती हैं, दो भागों में बट जाती है, और उसके जो दो भाग बनते हैं, उप शाखा बनती है, वो उप शाखा जो है वो महाद्वीपीय तट के समानांतर बहने लगती है, मतलब पैरेलल फ्लो करने लगती है। तो कोस्ट लाइन का तटरेखा का क्या प्रभाव है कि तटरेखा महासागरीय धारा के प्रवाह में जब अवरोध उत्पन्न करती है, कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट करती है, बिकॉज वो बीच में आ जाती है फ्लो के, तो उस कंडीशन में वो ओशनिक करंट दो पार्ट्स में डिवाइड होती है और उसकी सब ब्रांचेस जो है वो पैरेलल फ्लो करने लगती है कोस्ट लाइन के। तो ये प्रभाव होता है तटरेखा का, और तटरेखा पर जो भी स्थलाकृति है उसका। तो ये तो हो गई तटरेखा का प्रभाव। अब देखते हैं मौसमी परिवर्तन कैसे होता है। सीजनल चेंजेस भी होते हैं कुछ एक ओशनिक करंट्स में। जैसा हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक प्रमुख पवन है जिसका नाम है मॉनसून विंड्स, मॉनसून पवन। मॉनसून पवनें जो हैं वो इस तरह की पवनें हैं जो हर 6 महीने में अपनी दिशा में परिवर्तन करती है, और हम पहले कर चुके हैं कि इनका प्रभाव मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास वाले क्षेत्र में और भारतीय उपमहाद्वीप पर रहता है, और इंडियन ओशन के नॉर्दर्न पार्ट में देखता है। तो मान लीजिए ये इंडिया है, और ग्रीष्म ऋतु के समय, गर्मियों के समय क्या होता है कि ये जो मॉनसून पवनें हैं ये चलती हैं, यहाँ पे इंडियन ओशन वाला पार्ट है,
अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। तो मॉनसून विंड्स जो चलती हैं वो गर्मियों में चलती हैं इस तरह से, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो इंडियन ओशन का, हिंद महासागर का जो उत्तरी भाग है, वहां ओशनिक वाटर, महासागरीय जो धाराएं होती हैं, वो गर्मियों के दौरान चलती हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, मानसून प्रवणों के प्रभाव के कारण। इसी तरह से सर्दियों में अगर देखें तो शीत ऋतु में इसके विपरीत स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि शीत ऋतु में क्या होगा, भारतीय उपमहाद्वीप पर हाई प्रेशर होगा ठंड की वजह से, और आसपास ओशनिक रीजन में लो प्रेशर होगा। तो जो करंट्स चलेंगी या फिर जो पवनें चलेंगी वो किस दिशा में चलेंगी, वो देखिए, ये चलेंगी विपरीत दिशा में, मतलब नॉर्थ ईस्ट से चलेंगी साउथ वेस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। और इसी वजह से इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर जो भी ओशनिक करंट्स है, महासागरीय धाराएं, वो सर्दियों के समय अपनी डायरेक्शन बदल के कर देंगी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। तो इस तरह से ऐसे क्षेत्र जहां पवनों की दिशा में अक्सर परिवर्तन होता रहता है, वहां पवनों के प्रभावाधीन महासागरीय धाराएं जो है वो अपनी दिशा में परिवर्तन करती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर उत्तरी हिंद महासागर, नॉर्दर्न इंडियन ओशन, और उत्तरी हिंद महासागर, इंडियन ओशन में मॉनसून पवनों की वजह से जो बार बार चेंज करती हैं ओशनिक करंट्स अपनी डायरेक्शन, उन ओशनिक करंट्स को जो मॉनसून पवनों के कारण बनती है उन्हें कहते हैं मॉनसून प्रवाह, मॉनसून प्रवाह। इंग्लिश में इसको कह सकते हैं मॉनसून ड्रिफ्ट। तो कुल मिलाकर मॉनसून पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है ऋतु में परिवर्तन होने पर। जब मॉनसून पवनों की, मॉनसून विंड्स की डायरेक्शन में चेंज होता है तो ओशनिक करंट्स की डायरेक्शन में भी चेंज होता है, और जो ओशनिक करंट्स मॉनसून विंड्स की वजह से बनती है उन्हें मॉनसून ड्रिफ्ट कहा जाता है। तो कुल मिलाकर ये प्रमुख कारक हैं जो महासागरीय धारा को प्रभावित करते हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं महासागरीय धाराओं से संबंधित जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।